미성년자 성착취물을 만들어 유포한 이른바 N번방 사태에 시민들의 공분이 더욱 커지고 있습니다. 이런 가운데 성착취 영상물을 텔레그램에 유포한 이른바 박사방의 혀를 찾아내기 위해 경찰이 수사에 착수했습니다. ये एक तरीके से डार्क वेब लेवल एक्टिविटी ही थी जो सरफेस वेब पे हो रही थी। 멈출 수 없었던 악마의 삶을 멈춰주셔서 정말 감사합니다. काफी बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं, उसके साथ फोटोज या वीडियोस शेयर करते हैं और सोचते हैं कि ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं ये सब कुछ वर्चुअल है, इससे रियल लाइफ में कोई हार्म नहीं होगा। या फिर हम किसी ऐप पे लॉग इन करते हैं, पर्सनल डिटेल्स डालते हैं और ये भूल जाते हैं कि इंटरनेट पे हर एक चीज ट्रैकेबल है। हम ये सोचते हैं कि अरे यार ये कोई बिग डील नहीं है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक छोटी सी गलती आपको एक ऐसे जाल में फंसा दे जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्या इंटरनेट के पीछे छुपे हुए मॉन्स्टर्स आपसे आपकी पर्सनल डिटेल लेके आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? और क्या ये पॉसिबल है कि एक चैट रूम जहां लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट और प्लेजर के लिए सालों तक टॉर्चर किया जाए, वो चैट रूम बिना किसी को पता चले ऑपरेट करता रहे? क्या लोग इस हद तक डिजिटल दुनिया के अंदर गिर सकते हैं कि वो पैसे और प्लेजर के लिए किसी भी हद को पार कर दें? हमारे लिए ये सब कुछ सोचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन साउथ कोरिया में एक ऐसा केस हुआ था जहां थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स और विमेन को किया गया था। उनके वीडियोस शेयर करे गए थे विद मोर देन 250,000 वॉचर्स। 2.5 लाख से ज्यादा वॉचर्स के साथ उन सब विक्टिम्स की वीडियोस शेयर करी गई थी। ये था एनेथ रूम केस, एक ऑनलाइन हेल जहां इंसानियत को पैसे के लिए बेचा जाता था। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक छोटे से हैक से और खत्म हुआ विद वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग केसेस एवर। एक दिन कोरियन पुलिस को हिंट मिलता है कि सरफेस वेब पे डार्क वेब लेवल एक्टिविटीज हो रही हैं ऑन द ऐप टेलीग्राम। टेलीग्राम is the 6th most downloaded app in the world and is widely used worldwide। तो एक ऐसा ऐप जो दुनिया में लोग हर दिन नॉर्मली यूज करते हैं, उसमें इस लेवल के एक्शंस होना काफी ज्यादा अनबिलीवेबल था। जब पुलिस ने और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला था कि ये सच में हो रहा है। और ये पता चलने के बाद पुलिस ने डिसाइड करा कि वो अंडर कवर होके इन्हीं चैट रूम्स में, इन्हीं टेलीग्राम ग्रुप्स में एंटर करेंगे। ये चैट रूम्स डिजिटल टॉर्चर चेम्बर्स थे। ये जो टेलीग्राम ग्रुप था, इसके जो एडमिन्स थे वो लड़कियों को टारगेट करते थे, मोस्टली माइनर्स, स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स, इवन वर्किंग वुमेन। एडमिन्स काफी बार जॉब ऑफर्स या फेक मॉडलिंग गिग्स के नाम पे इन लड़कियों से बात करना शुरू करते थे, इन विक्टिम से बात करना शुरू करते थे एंड फिर उनके पर्सनल डेटा को यूज करके उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू करते थे। और उसके बाद उन्हीं के पर्सनल अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करके उनका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे और उसी को यूज करके विक्टिम्स को ब्लैकमेल करते थे। प्राइवेट चैट्स, प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट वीडियोज, एडमिन्स सब कुछ निकाल लेते थे एंड देन इन्हीं को यूज करके लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। 보통 한 방에만 150여 개 정도의 영상이 존재를 했는데 영상 한 개당 분량은 이제 뭐 한 3분 정도 됐었던 것 같아요. 1000명 단위로 그 가해자들이 상주하고 있었어요. 대부분이 나체였고 혹은 교복을 입고 있기도 했습니다. 중학생, 고등학생으로 보이는 피해자가 많았고 이제 간혹 초등학생으로 보이는 피해자도 있었는데요. ये सब तुम्हारी फैमिली को बता देंगे, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सब कुछ उस टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन्स बोलते थे उन्हीं विक्टिम्स को, उन्हीं इनोसेंट लड़कियों को जिनको वो टारगेट करते थे। विक्टिम्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपनी न्यूड वीडियोस बनाएं और काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें करें, जैसे अपने बॉडी पे नाइफ से स्लेव लिखना, नीडल्स से अपने प्राइवेट पार्ट में इंसिजन्स करना और फिर पब्लिक जगहों पे जाकर ह्यूमिलिएशन टास्क परफॉर्म करना। और उन विक्टिम्स को हर एक चीज़ का प्रूफ भी भेजना पड़ता था। मोस्टली ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम होता था या फिर रिकॉर्ड किया जाता था और उन एडमिन्स के बनाए हुए चैट रूम्स में इन्हीं स्ट्रीम्स को शेयर किया जाता था, इन्हीं सारी रिकॉर्डेड वीडियोस को शेयर किया जाता था। कुछ टेलीग्राम रूम्स में तो विक्टिम को स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स तक साइन करने को बोला जाता था। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां विक्टिम्स अपनी पूरी लाइफ फुली
एडमिन के कंट्रोल में दे देते हैं। बेसिकली जो भी विक्टिम इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता था उसकी पूरी लाइफ अब उन चैट रूम्स के एडमिन के कंट्रोल में होती थी। मोस्टली जो लड़कियां इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती थी वो माइनर्स होती थी, तो उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता था कि वो अपने आप को किस लेवल के ट्रैप में फंसाती जा रही है। जो बोला जाए वो करना होगा, मना किया तो सब कुछ लीक हो जाएगा, सबको सब कुछ पता चल जाएगा, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स तुम्हारे सारे फ्रेंड्स में चली जाएगी। ये एक कांस्टेंट स्टेटमेंट होता था उन एडमिन्स का जो वो विक्टिम को बोलते रहते थे। ये जो सारे चैट रूम्स थे और ये सारे टेलीग्राम ग्रुप्स थे जिनके अंदर ये सारे इनह्यूमन एक्ट्स हो रहे थे, ये दो टाइप्स के थे। एक टाइप था द डॉक्टर रूम्स और दूसरा था द एनेथ रूम्स। डॉक्टर्स रूम के एडमिन को डॉक्टर बुलाया जाता था या फिर कोरियन में कहा जाए तो बाक्सा कहा जाता था। जो डॉक्टर्स रूम थे वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। मेंबर्स बिटकॉइन या क्रिप्टो में फी पे करते थे और ये फी कुछ शुरू होती थी $150 से और जाती थी टू $1,200। ये जो प्राइस था ये डिपेंड करता था रूम्स के लेवल पे। डॉक्टर्स रूम में अलग अलग रूम के अलग अलग प्राइस होते थे, लेकिन जितने भी वॉचर्स थे, जितने भी कस्टमर्स थे इन ग्रुप्स के, इन रूम्स के, उनके अंदर सबसे ज्यादा डिमांड रहती थी ऑफ द एनेथ रूम्स। जितने भी व्यूअर्स होते थे उनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती थी कि उन्हें एनेथ रूम का एक्सेस मिले। एनेथ का मतलब होता है एंडलेस, कि कोई लिमिट नहीं होती थी। एंड सेम तरीके से एनेथ रूम में कोई लिमिट नहीं थी टॉर्चर की। एनेथ रूम में जैसे ही व्यूअर्स को लगेगा कि वीडियो सबसे ग्रूसम और डिस्टर्बिंग लेवल पे जा चुकी है और इससे ज्यादा टॉर्चरस कुछ और नहीं हो सकता, उसी टाइम पे एनेथ रूम में एक और वीडियो आ जाती थी और वो पिछली वीडियो से ज्यादा ग्रूसम होती थी। ऐसे ही हर वीडियो के साथ जो टॉर्चर का लेवल था वो इंक्रीज होता जाता था। जितने भी एनेथ रूम के चैट रूम्स थे वो डॉक्टर्स रूम से ज्यादा पर्सनल फील होते थे, ज्यादा एक्सक्लूसिव फील होते थे, क्योंकि एनेथ रूम्स डॉक्टर्स रूम से काफी ज्यादा ट्विस्टेड थे। एनेथ रूम्स ओरिजिनल टॉर्चर चेम्बर्स थे जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग और ग्रूसम वीडियोस शेयर करते थे। एनेथ रूम के क्रिएटर को गॉड के नाम से बुलाया जाता। 이라는 사건의 시발점은 갓갓이라는 지금 검거된 문영욱인데요. 트위터나 혹은 여러 랜덤 채팅 어플에서 미성년자들을 꿰어내서 계속 협박과 성착취를 반복을 한 거죠. जो डॉक्टर था, जो डॉक्टर्स रूम का क्रिएटर था, वो पैसे के पीछे पागल था। उसको पैसे से मतलब था। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि वो बहुत सारा पैसा कमा पाए, लेकिन गॉड उसके लिए ये सब कुछ पैशन था। उसको पैसे से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए ये एक रूम्स क्रिएट करना, इन विक्टिम्स को अपने ट्रैप में फंसाना, उनको टॉर्चर करना और ये वीडियो शेयर करना एक पैशन था। प्लेजर, कंट्रोल और दर्द का नशा जो था उसमें गॉड को मजा आता था और गॉड को बहुत पावरफुल फील होता था जब वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता था। मैं तुम्हें एक विक्टिम की स्टोरी बताता हूँ। एक 16 साल की स्कूल गर्ल के अकाउंट को हैक कर लिया गया था। बेसिकली उसके इंस्टाग्राम को हैक कर लिया गया था। उस लड़की के पर्सनल चैट्स को निकाल लिया गया था जहाँ पे उसने अपने बॉयफ्रेंड से पर्सनल बातें करी हुई थी, इंटीमेट बातें करी हुई थी। एडमिन ने वो सारी चैट्स हैक करके वो सारी चैट्स निकाल ली और एडमिन ने उस लड़की को सीधा बोला कि ये सब कुछ लीक कर देंगे स्कूल में, तेरे पेरेंट्स को सब कुछ पता चल जाएगा कि तू कैसी बातें करती है अपने बॉयफ्रेंड से और तू क्या क्या करती है सोशल मीडिया पे। ये चीज़ बोली गई थी उस लड़की को। जो वो लड़की थी, जो विक्टिम थी, उसने सोचा कि जिस इंसान ने अकाउंट को हैक करा है उसकी बात मानने में ही भलाई है, वरना उसकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। तो उसने बोला कि जो भी हैकर बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो हैकर था, जो एडमिन था, जो ये सब कुछ कर रहा था, उसने उस लड़की को बोला कि तुम अपने बॉडी पे नाइफ से कट्स लगाओ और उन कट्स से लिखो आई एम योर स्लेव। लेकिन उसके बाद ब्लैकमेल रुका नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। जो हैकर था उसने उस लड़की को बोला एक ग्रुप सेक्स वीडियो बनाने को। साथ ही साथ उस लड़की को यह भी बोला गया था कि हैकर जो है वो एक प्लान कर रहा है विद ऑल इट्स वॉचर्स। बेसिकली वो जो हैकर था वो उस छोटी बच्ची का एड्रेस देने वाला था टू फ्यू व्यूअर्स ऑफ द एनेथ रूम्स एंड डॉक्टर रूम्स, और उस लड़की का एड्रेस देने के बाद वॉचर्स अपने आप जा सकते हैं उस लड़की के घर एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। इन सारी चीज़ों के थ्रू जाने के बाद वो बेचारी लड़की इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि उसने करने की कोशिश करी।
लेकिन लकीली वो बच गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उस लड़की के बॉडी पे सेल्फ हार्म के मार्क्स थे और वो मंथ्स तक उसके बाद थेरेपी जाती रही। और ये सिर्फ एक स्टोरी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कम से कम 103 विक्टिम्स आइडेंटिफाई करे गए थे, जिनके अंदर से 26 माइनर्स थी। लेकिन जो एक्चुअल नंबर बताया जाता है ऑफ विक्टिम्स, वो नंबर thousands of victims were there in these rooms। ये पता लगाया गया था कि इन्हीं चैट रूम्स की जो यंगेस्ट विक्टिम थी उसकी एज कुछ 12 साल के आसपास थी और असली नंबर बोला जाता है कि इससे भी कम हो सकता है। इन चैट रूम्स के कंटेंट के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी था और साथ ही साथ एनिमल्स के साथ भी फोर्स्ड एक्ट्स थे। कोई भी नई वीडियो आती थी, कोई भी नया कंटेंट आता था इन चैट रूम्स के अंदर, तो उसको जो वॉचर्स थे वो एक चैलेंज की तरह लेते थे कि अब हम इससे भी ज्यादा ग्रूसम कुछ रिकॉर्ड करके इन्हीं चैट रूम्स में अपलोड करेंगे। इतने सिक माइंडेड वॉचर्स थे इस चैट रूम में। एक रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम्स को इतना कंट्रोल किया जाता था कि उन्हें डेली स्केड्यूल्स फॉलो करने पड़ते थे, जैसे वो कब उठेंगे, क्या पहनेंगे, और हर एक मूवमेंट का उन विक्टिम्स को प्रूफ देना पड़ता था इस ग्रुप के एडमिन्स को, क्योंकि उन विक्टिम्स में से काफी सारे विक्टिम्स ने तो ऑलरेडी स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था। कुछ केसेस में तो विक्टिम्स को रियल लाइफ मीटिंग्स के लिए भी फोर्स किया गया था, जहां फिजिकली अब्यूज होता था। तुम समझ ही सकते हो कि कितने सिक माइंडेड एडमिन्स थे इस ग्रुप के। इस वीडियो में मैं जो भी कुछ तुम्हें बता रहा हूं ये कुछ भी मेड अप नहीं है, ये बल्कि मैंने होल्ड बैक ही करा हुआ है क्योंकि ये वीडियो YouTube हटा देगा वरना। एक विक्टिम का स्टेटमेंट पता है क्या था एक इंटरव्यू में? उस विक्टिम ने ये बोला कि मुझे लगता था कि ये सब कुछ एक सपना है, लेकिन हर दिन एक नई डिमांड आती थी कि अपने नेल्स से अपने आप को स्क्रैच करो, गरम लोहा लगाओ अपनी स्किन पे, अपने आप को बर्न करो। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे विक्टिम्स। लेकिन जो वॉचर्स थे उनमें से भी काफी सारे माइनर्स थे। एक वॉचर तो 18 साल का लड़का था और वही 18 साल का लड़का इतने टाइम से इस ग्रुप का वॉचर था कि उसको भी एक एडमिन बना दिया गया था। बेसिकली इन ग्रुप्स में जो भी कोई वॉचर होता था वो ज्यादा टाइम रहे, अगर ग्रुप में वो लॉयल रहे इन चैट रूम से, तो उसको खुद एक एडमिन बना दिया जाता था। और जब ये 18 साल का लड़का खुद एक एडमिन बना था, इसने अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व कर लिया था इन चैट रूम्स में और उसके फ्रेंड्स भी एडमिन्स बन गए थे। तुम खुद सोचो कि ये सब कुछ कैसे चल रहा था, कैसे नहीं पकड़े जा रहे थे इस ग्रुप के एडमिन्स, इस ग्रुप के क्रिएटर्स, ये बात बाहर कैसे नहीं आ रही थी? और इसका जवाब है टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम एक एनक्रिप्टेड ऐप है। मतलब टेलीग्राम पे सारी कॉन्वर्सेशन सीक्रेट रहती है और कोई अथॉरिटी उनको आके रीड नहीं कर सकती। टेलीग्राम हैज एन एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट प्राइवेसी पॉलिसी और ये चैट सेंट्रल लेवल पे भी मॉडरेटेड नहीं होती है। तो आप ऐसे वीडियोस, ऐसे ग्रूसम वीडियोस, टॉर्चर वीडियोस आराम से शेयर कर सकते हो इस ऐप पे। जो इन चैट रूम्स के एडमिन्स थे वो काफी ज्यादा स्मार्ट थे। वो मल्टीपल अकाउंट्स यूज करते थे एंड आईपी एड्रेस VPN से हाइड रहता था। सारी की सारी पेमेंट्स क्रिप्टो में होती थी जिससे कोई ट्रेस ना बचे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये एक तरीके से डार्क वेब लेवल एक्टिविटी ही थी जो सरफेस वेब पे हो रही थी। जब गॉड को कस्टडी में लिया गया तो उसने ये खुद बोला कि वो कभी भी इन चैट रूम्स के लिए अपना फोन यूज नहीं करता था एंड सारी की सारी करेंसी और जितना भी पैसा था वो गिफ्ट वाउचर्स के थ्रू ट्रांसफर होता था। तो जब गॉड पकड़ा गया था तो अगर वो अपना दूसरा फोन भी फेंक देता जब वो अपने पहले फोन के साथ पकड़ा गया था, तो पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं होता कि यही इंसान गॉड है और इसी ने NF रूम्स क्रिएट करे। ये सारे चैट रूम्स कम से कम 2 साल तक चलते रहे जब तक इन चैट रूम्स को बंद नहीं कर दिया गया और इनके एडमिन्स और क्रिएटर्स को पकड़ नहीं लिया गया। ये जो पूरा डिजिटल हेल था ये 2019 में एक्सपोज हुआ जब एक फीमेल जर्नलिस्ट की टीम जिसका नाम था टीम फ्लेम, उन्होंने फेक मेल अकाउंट्स बनाए और इन्हीं रूम्स को ज्वाइन करा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। ये जो टीम थी टीम फ्लेम, इसके अंदर 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, ये ज्यादा बड़ी टीम थी नहीं। टीम फ्लेम ने, ये जो 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, इन्होंने अंडरकवर होके एडमिन्स से भी बात करी और साथ ही साथ विक्टिम्स की भी स्टोरी सुनी। और जब इन चैट रूम्स का सारा एविडेंस कलेक्ट हो गया तो इसको सब न्यूज आउटलेट्स पे ब्रॉडकास्ट कर दिया। An eagerly awaited moment in South Korea, police revealing the identity of the main suspect in an online so-called sextortion ring. Jo Joo-bin is suspected of forcing women and children to film themselves carrying out sex acts that sometimes involved rape and violence. और जब ये पूरी की पूरी न्यूज पब्लिक के सामने आई तो जो आउटरेज था इट वाज ह्यूज। इन चैट रूम्स में टोटल 2.5 लाख वॉचर्स थे, जिसका मतलब था कि साउथ कोरिया में हर 100 में से एक इंसान
इस चैट रूम का पार्ट था। ये थी सबसे मेस्ड अप पार्ट जिसकी वजह से पब्लिक की तरफ से आउटरीच आया था, क्योंकि लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हर 100 में से एक इंसान कैसे ऐसे चैट रूम्स का पार्ट हो सकता है। साउथ कोरिया के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ने पिटिशन साइन करा था कि जितने भी लोग इस ग्रुप में, इस चैट रूम में इन्वॉल्व थे, इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उन सबके नामों की लिस्ट निकली। फाइनली मार्च 2020 में पुलिस ने चो जू बिन, जो डॉक्टर था, उसको पकड़ा। पुलिस को पता चला था कि जो डॉक्टर है वो पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज सेंटर यूज करता था, और पुलिस ने इसी पूरी ट्रेड को, इसी क्रिप्टो सोर्स को ट्रैक करके डॉक्टर को पकड़ा था। 저 조주빈 씨, 텔레그램에서 박사 본인 맞죠? 미성년자 포함 여자들 여러 명 꼬셔서 이상한 영상 만들고 유포시키고. 자, 여기 봐요. 이거 본인 맞지? 여기 가상화폐 지갑이라고. पब्लिक स्टेटमेंट देते वक्त चो ने एक चीज बोली थी, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग द लाइफ ऑफ अ डीमन दैट आई कुडंट कंट्रोल। इट साउंडेड लाइक गिल्ट फील करने की जगह चोजू बिन अपने एक्शंस से इम्प्रेस्ड है, और उसे ऐसा लग रहा है कि उसने अपने एक्शंस इस लेवल पे एग्जीक्यूट करे हैं कि उसका कोई कंपटीशन नहीं है, कि अब जो चोजू बिन ने कर दिखाया है वो उसको कभी कोई बीट नहीं कर पाएगा। 7 महीने बाद पुलिस ने गॉड यानी मून ह्यूंग वुक को भी कस्टडी में लिया, और ये दोनों बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते थे जैसे पुलिस ने सोचा था। ये दोनों लड़के बहुत ज्यादा यंग थे। चो जू बिन जो डॉक्टर था, ही वॉज 24, एंड मू ह्यूंग वुक जो गॉड था, ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड। इनके साथ में 17 और लोग अरेस्ट हुए, इंक्लूडिंग एडमिन्स, जिनमें से थोड़े से जो एडमिन्स थे वो माइनर्स थे। फाइनली ये सारे चैट रूम्स कंप्लीटली शट डाउन कर दिए गए थे। चो जो डॉक्टर था उसको 42 इयर्स की जेल मिली इन अक्टूबर 2021, एंड मून ह्यूंग वुक जो गॉड था उसको 34 इयर्स की जेल हुई इन अप्रैल 2020। जितने भी विक्टिम्स थे, जितनी भी इनोसेंट लड़कियां थी जो इस पूरे चैट रूम के ट्रैप में फंस गई थी, उनको काउंसलिंग दी गई, लेकिन द डैमेज वॉज इरिवर्सिबल। काफी विक्टिम्स ने जॉब छोड़ दी, काफी की फैमिलीज टूट गई, काफी विक्टिम्स PTSD से भी सफर करने लगे। और इस पूरे केस ने खाली विक्टिम्स की ही लाइफ नहीं बर्बाद करी, बल्कि ये पूरा केस ना पूरी सोसाइटी पे ये एक धब्बा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर इन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेते हैं। इस केस को एक्सपोज हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी साउथ कोरिया में डिजिटल सेक्स क्राइम्स काफी वाइड स्प्रेड है। हर साल 6000 से ज्यादा केसेस फाइल होते हैं, लेकिन सिर्फ 10% आर कन्विक्टेड। ये सब कुछ सोच के ही दिल बैठ जाता है, क्योंकि कुछ विक्टिम्स ने कर लिया, कुछ अभी भी छुपे हुए हैं, अभी भी हाइडिंग में हैं। वो डरे हुए हैं कि कहीं उनकी कोई वीडियो पब्लिक में ना आ जाए। वो किस लेवल के फियर में जी रहे होंगे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो परपेट्रेटर्स थे, जो गुनहगार थे, उनकी सजाएं अगर तुम सुनो, उनके सेंटेंसेस को अगर तुम जानो, तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये पनिशमेंट इनफ नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोग कैसे ब्रीड होते हैं जो इंसान को ही एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ये केस दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है जब वो गलत हाथों में पड़ जाए। लेकिन अगर ये सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है बिना फिजिकल टच के, तो रियल कल्प्रिट सिर्फ क्रिएटर्स और एडमिन्स नहीं है, बल्कि वो सारे लोग भी हैं जो इन सारे कंटेंट को देख रहे थे। द वॉचर्स, द सब्सक्राइबर्स, बेसिकली जिन लोगों ने पैसे दिए थे इस सर्विस के लिए, वो सारे के सारे गुनहगार हैं और उन सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। गॉड और डॉक्टर, इनका सबसे बड़ा रूल था कि डोंट गेट कॉट, कि पकड़े मत जाना। इन्होंने हर स्टेप पे अपना डिजिटल फुटप्रिंट इरेज किया। ये काफी ज्यादा पर्टिकुलर थे और ये कहीं पे भी कोई सुराग नहीं छोड़ते थे। इनको छोटा सा भी कोई शक होता था तो ये पूरा का पूरा चैट रूम इरेज कर देते थे, क्योंकि इनके पास कोई ना कोई तो हिडन तरीका था जिससे ये अपने वॉचर्स को वापस कलेक्ट कर लेते थे। ये दोनों क्रिएटर्स चाहते थे कि पूरी दुनिया ये टॉर्चर वीडियोस देखे, कि बेसिकली गॉड और डॉक्टर की आइडेंटिटी बाहर ना है, बट इनका काम पूरी दुनिया देखे। बट व्हाट इफ किसी इंसान की फेम की भूख उससे ऐसे हॉरेंडस और सिकनिंग क्राइम्स करवाने पे मजबूर कर दे? व्हाट इफ समवन वांट्स टू बी नोन बाय द वर्ल्ड? ऐसे बहुत से लोग हैं जो फेम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोगों का माइंड ही इतना करप्टेड होता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं फ्रॉम डूइंग द मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग्स अ मैन कैन डू और अ ह्यूमन कैन डू। अपने आसपास हमेशा नजर रखो। यू नेवर नो कि कौन सा इंसान कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
एंड यू नेवर नो कि कौन सा इंसान जब वो अकेला होता है तो वो क्या सोचता है, क्या करता है. यू नेवर नो. हमेशा अपने आसपास ध्यान रखो. स्टे सेफ.